के प्रीवियस ईयर के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसी क्रम को आज हम जारी रखते हुए आज हम नेक्स्ट पेपर देखेंगे। आज का जो पेपर है हमारा वो 31 अक्टूबर 2017 का इवनिंग शिफ्ट का यानी कि दोपहर की शिफ्ट का पेपर है। 2 बजे ये पेपर हुआ था। तो इसमें टोटल लगभग 25 या 24 क्वेश्चन आए थे। तो आज हम उन 25 या 24 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था 31 अक्टूबर 2017 के ये आपके इवनिंग शिफ्ट के पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि 5 बराबर x प्लस 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/4 हो तो x का मान आपको बताना है कि क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ये सतत भिन्न दी है। क्या दी है? सतत भिन्न। इसको कंटिन्यूस फ्रैक्शन बोलते हैं, ये सतत भिन्न के नाम से जानी जाती है। अगर आपके पास इस तरीके से कोई टर्म लिखा है 1/1 प्लस 3/2 प्लस 9/4 प्लस 1/3 समथिंग इस तरीके से अगर लिखा है तो ये क्या कहलाता है? आपका सतत भिन्न कहलाता है। तो सतत भिन्न बेटा कहाँ से सॉल्व होता है? हमेशा लास्ट वाले टर्म से। कहाँ से सॉल्व होता है? लास्ट वाले टर्म से। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं और अपना x का मान निकालते हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 5 बराबर में x प्लस 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/4। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे लास्ट वाले टर्म को तो 4 तिया 12 और 1 13, 13 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो ये आपका हो जाएगा 5 बराबर x प्लस 1/1 माइनस 1/13 बटे कितना हो गया? 4। तो बटे के बाटे की राशि ऊपर पहुंच जाती है भाई। तो ये हो जाएगा आपका 5 बराबर x प्लस 1/1 माइनस 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो -4 बटे कितना हो जाएगा? 13। अब आप फिर से एलसीएम लेंगे तो देखिए 13 एकम 13 माइनस 4 होगा तो कितना हो जाएगा? 9 बटे 13। तो ये आपका हो जाएगा अगले स्टेप में 5 बराबर x प्लस 1 बटे 9 बटे 13। अब बटे की राशि फिर से ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5 बराबर x प्लस 13 बटे कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा आपका 13 बटे 9। अब x का मान निकालना है तो इस 13 बटे 9 को कहाँ ले जाइए? आप उस तरफ ले जाइए, पक्षांतरण कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 माइनस 13 बटे 9। अब देखिए 9 पना 45 होता है, 45 माइनस 13 करेंगे, 45 माइनस 13 करेंगे कितना बचेगा? 32। तो ये कितना हो जाएगा? 32 बटे में कितना? 9। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 32 बटे 9। तो आपका आंसर कितना निकल कर आया इस क्वेश्चन का? 32 बटे 9। 9 पना 45 होगा और माइनस का 13 है तो 45 में से 13 माइनस करेंगे 32। 32 बटे 9 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आया? 32 बटे 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न भिन्नों में कौन सी सबसे छोटी है। देखिए इससे पहले भी हम एसआई के क्वेश्चनों का यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं और आपने देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन उन पेपरों में भी पूछा गया था। आपको हमने तरीका क्या बताया था? देखिए अगर आप लॉजिक लगा सकते हैं तो लॉजिक से करेंगे तो आपका समय बहुत बच जाएगा। तो हमने आपको एक लॉजिक बताया था कि यदि अंश और हर के बीच में समान अंतर है, अंश और हर के बीच में समान अंतर है तो जो संख्या आपको सबसे छोटी दिखती है वो संख्या सबसे छोटी होती है और जो सबसे बड़ी दिखती है वो सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? सबसे छोटी भिन्न पूछ रहे हैं। चलिए तो पहले हम लिख लेते हैं नंबर्स को। यहाँ पर लिखा है पहला नंबर 15 बटे 16, 19 बटे 20 और फिर नेक्स्ट आपको दिया है 24 बटे 25 और उसके बाद अगला दिया है 34 बटे 35। तो देखिए देखते ही से समझ में आ रहा है बेटा आपको कि यहाँ पर अंश और हर के बीच में जो अंतर है 15 और 16 1 का अंतर, 19-20 1 का अंतर, 24-25 1 का अंतर, 34-35 1 का अंतर। जब अंश और हर के बीच में अंतर कैसा होगा? समान होगा तो जो भिन्न आपको सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे छोटी होगी। तो देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 19 है, यहाँ 24 और यहाँ 34 है। सबसे छोटा क्या होगा? 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 बटे 16 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो आप आंसर क्या दे देंगे? 15 बटे 16। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इसके विपरीत अगर हम आपसे पूछ लेते कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है तो आप कहते सर 15
19, 24 और 34 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो सबसे बड़ी क्या हो जाती, 34/35 हो जाती। ठीक है, इसी को यदि असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि आरोही और अवरोही क्रम में पूछ लेते तो आरोही क्रम कैसे लगाते, तो देखिए आरोही क्रम ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब इतना अच्छा पेपर में अगर आपके पास आ जाए कि आरोही क्रम में लगाइए तो 15 के बाद 19, 19 के बाद 24, 24 के बाद 34 आरोही क्रम में है। लेकिन कब, जब अंश और हर के बीच में अंतर कैसा होगा, समान होगा। ठीक है ना, उस कंडीशन में। क्लियर होगी बात। अवरोही में लगाना होता है यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में, तो सबसे बड़ी 34/35, उसके बाद 24/25, उसके बाद 19/20 और उसके बाद 15/16, तो ये अवरोही क्रम हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई, यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या थी, आपको बताना है कि कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं और आप एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे भाई, हम इसको पहले करते हैं ऑप्शन की सहायता से। देखिए इन्होंने बोला कि एक कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, जितने भी विद्यार्थी थे उनकी संख्या का दुगना चॉकलेट बांटी गई और टोटल चॉकलेटें कितनी थी, 800। तो इन्होंने बोला कि 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों के बीच में बांटी गई, जितनी कक्षा में विद्यार्थी थे उसकी दुगना एक विद्यार्थी को चॉकलेट दी गई। मान के चलिए एक कक्षा में यदि कितने विद्यार्थी हैं, हमने बोला 10 हैं, तो एक विद्यार्थी को कितनी चॉकलेट दी गई, 20। तो अगर एक विद्यार्थी को 20 दी गई तो 20 × 10 यानी कि टोटल 200 चॉकलेट बांटी जाएंगी। बात आ रही, क्लियर हो रही समझ में। तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि हमने बोला पहला ऑप्शन से करें, तो पहला ऑप्शन हमने बोला कि भाई 20 है। अगर 20 विद्यार्थी हैं, कितने, पहला ऑप्शन लिया कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, 20 विद्यार्थी हैं तो एक विद्यार्थी को कितनी चॉकलेट मिलेंगी, 40, उसका दुगना। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए भाई, ये तो एक विद्यार्थी को 40 मिल रही हैं, 20 विद्यार्थी हैं तो कितना आ गया, 800 आ गया। तो यही ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन से देखिए सबसे अच्छी बात ये हुई कि पहला ऑप्शन ही आपका आंसर था, तो यहाँ पर पहले ही आसानी से मिल गया। ठीक है, अब अगर आप इसको x मान के करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, हमने बोला कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो हमने विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी कितने माने, हमने माने x है। अब उनको चॉकलेट कितनी मिलती है, एक विद्यार्थी को, तो एक विद्यार्थी को अगर हम चॉकलेट की बात करें कि एक विद्यार्थी को चॉकलेट कितनी मिलती है, चॉकलेट कितनी मिलती है, तो आप कहेंगे सर जितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या का दुगना। तो अगर एक विद्यार्थी को 2x चॉकलेट मिलती है, x विद्यार्थी हैं, तो टोटल चॉकलेट कितनी बांटी गई, तो आप कहेंगे x × 2x, ये किसके बराबर, 800 के बराबर। 2 से ही कट जाएगा कितने बार, 4 बार, और ये x और x कितना, x² हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √400 यानी कि 20। कितना हो गया, 20। ठीक है, तो आपके पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी निकल आएगी, 20। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए बेटा, फिर से आपका सतत भिन्न पर आ गया। एक और सतत भिन्न का क्वेश्चन है, कहाँ से सॉल्व होगा, सबसे पहले लास्ट वाले स्टेप से, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई। देखिए 3 एकम 3 माइनस क्या होगा, 2, तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 1/3, बटे के बटे की राशि ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे सही, पहले स्टेप में आपका 5 है, बटे में 3 प्लस कितना 3, और ये कितना था 1 - 2/3। तो पहले स्टेप में क्या होगा, 3 एकम 3 माइनस 2, तो यानी कि आपका आएगा 5 बटे में 3 प्लस 3 और 3 - 2 यानी कि 1/3। अब बटे की राशि पलट जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 बटे में कितना 3 प्लस 9, कितना हो गया 9। अब बटे में तो 1 है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं, तो 9 3 कितना हो गया 12, तो 5/12 ये सॉल्यूशन आपका आ गया 5/12। 5/12 आपका आंसर आ गया। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है बेटा, तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 7,000 और 10,000 निवेश करते हैं। यदि ए 9 महीने बाद अपनी राशि लेकर व्यापार छोड़ देता है, पहले साल के अंत में कुल लाभ 6,100 है,
तो बी का लाभ में हिस्सा क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए जब भी आपके पास साझेदारी का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जिस व्यक्ति ने जितने समय के लिए उसकी पूंजी लगाई है उसकी पूंजी का उसके समय के साथ में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दोनों व्यक्तियों की जो राशि आएगी उनका अनुपात बनाना है। तो जो अनुपात तैयार होगा उस अनुपात में ही वो क्या करेंगे, अपने लाभ को भी बांटेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसने कितनी पूंजी लगाई। तो देखिए यहाँ पर ए ने पूंजी लगाई कितनी, तो आप कहेंगे सर 7,000 रुपये। ठीक है, बी ने कितनी पूंजी लगाई बात करें तो आप कहेंगे सर 10,000 रुपये। ये तो इनकी राशि हो गई। लेकिन इन्होंने आपसे बोला है कि ए ने कितने 9 महीने बाद अपनी राशि लेकर व्यापार को छोड़ दिया, यानी कि बिजनेस में अब वो शामिल नहीं रहा। तो अगर वो बिजनेस में शामिल नहीं रहा तो कितने समय तक उसकी पूंजी लगी रही है आपको ये देखना है। तो 9 महीने बाद अगर उसने व्यापार छोड़ा यानी कि 9 महीने तक व्यापार में उसके 7,000 रुपये लगे रहे। अब ये बोल रहे हैं कि पहले साल के अंत में कुल लाभ कितना हुआ। तो अगर हम कुल लाभ की बात करें कि 1 साल बाद कुल जो लाभ हुआ वो कितना है, तो वो दिया आपको 6,100। इस 6,100 में आपको बताना है कि ए और बी का हिस्सा कितना है। फिलहाल यहाँ पर तो आपसे पूछा गया है बी का हिस्सा कितना है, तो आपको बी का हिस्सा बताना है केवल कि कितना है इस 6100 रुपये में। तो अब आप बताइए 1 साल के बाद अगर ये लाभ की गणना कर रहे हैं तो 1 साल तक किसका पैसा रहा व्यापार में, तो आप कहेंगे सर बी का। तो 1 साल में कितने महीने, 12 महीने। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 से ये 3 बार कैंसिल, 3 से ये 4 बार कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बना 21, अनुपात ये क्या हो जाएगा 40। यानी कि उनकी जो पूंजियों का अनुपात है ए और बी की वो 21:40 है। अगर ए ने 21 रुपये लगाए तो बी ने 40 लगाए। तो जिस अनुपात में पूंजी लगी होती है उसी अनुपात में हम क्या करते हैं बेटा, लाभ को भी बांटते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ए को पूरे लाभ में से 21 मिलेगा तो बी को कितना 40 मिलेगा। तो टोटल कितना हुआ भाई, तो आप कहेंगे 21 और 40, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल हुआ आपका 61। यानी कि कुल लाभ 61 रुपये बटेगा इनके बीच में। तो 61 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 6100 रुपये के बराबर, क्योंकि साल के अंत में 6100 रुपये का लाभ हुआ था। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 100 रुपये के बराबर। अब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, आपको किसका हिस्सा बताना है लाभ में, बी का। तो बी के कितने यूनिट थे, तो आप कहेंगे सर 40 यूनिट। तो 40 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000 रुपये। यानी कि जो 6100 रुपये का लाभ था उसमें से बी को कितना मिलेगा, 40,000 नहीं सॉरी 4,000 रुपये। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभार मुंह से निकल जाता है भाई। यहाँ पे 40 × 100 करेंगे तो 4,000 आएगा, बाई मिस्टेक 40 बोल दिया। किस ऑप्शन में दिया बेटा आपको 4,000 रुपये, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि भाई क्या पूछा गया था। 5वां क्वेश्चन क्लियर हो गई सारी बातें। 6वां क्वेश्चन, यदि एक कक्षा के छात्रों को 6 या 8 या 10 के समूह में बांटा जाता है तो कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र हैं। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि उनको आप या तो 6, 8 या 10 के समूह में बांटें, मतलब जितने भी छात्र हैं, यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि 1 छात्र बच जाता है या 2 छात्र बच जाते हैं या 10 छात्र बच जाते हैं या 3 छात्र बच जाते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मतलब अगर आप 6 का समूह बनाते हैं, 8 का समूह बनाते हैं या 10 का समूह बनाते हैं तो क्वेश्चन में ये बात कहीं भी नहीं लिखी है कि छात्रों की कुछ संख्या शेष बच जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी कक्षा में छात्र थे, अगर आप उनका 6-6 का समूह बनाते हैं तो भी छात्र नहीं बचता है, 8-8 का समूह बनाते हैं तो भी छात्र नहीं बचता है, यानी कि एक भी छात्र नहीं छूटता है। यदि आप 10-10 का समूह बनाते हैं तो भी एक भी छात्र नहीं बचता है। ठीक है ना। तो अब आपने देखा कि 6, 8 और 10 का यदि आप समूह बनाते हैं तो एक भी छात्र नहीं बचता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो 6 से, 8 से और 10 से तीनों से डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। तो अब आप क्या कर दीजिए, 6, 8, 10 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, कॉमन संख्या से भाग देंगे। तो 2 से ये 3 बार, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 5 बार। अब कॉमन संख्या से भाग नहीं जा रहा तो इन सभी का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 6, 6 चौको 24, 24 पंजे 120, यानी कि एलसीएम कितना आया 120। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें
स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 120 है। मतलब उस कक्षा में न्यूनतम 120 छात्र हैं। यदि आप उनका 6-6 का ग्रुप बनाते हैं तो कितने ग्रुप बनेंगे, अगर 120 में 6 से भाग दें तो आप कहेंगे सर टोटल 20 ग्रुप बनेंगे, 6 दूनी 12। यदि आप 8-8 का एक ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, तो 15-8 120, 15 समूह बनेंगे। और अगर आप 10-10 के समूह बनाते हैं तो 10 से 120 में भाग देंगे तो 12 समूह बन जाएंगे। मतलब एक भी छात्र शेष नहीं रह जाएगा। एक तरीका ये था, आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। दूसरी अगर बात करें कि आप इसको अगर ऑप्शन से करते, किससे करते, ऑप्शन से, तो देखिए यहाँ पर बहुत से लोग ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, सबसे पहले 120 में आप कहेंगे सर 6 से भी भाग जा रहा, 8 से भी भाग जा रहा और 10 से भी भाग जा रहा, तो ये आपका आंसर हो सकता है। जब 120 में 6, 8, 10 से भाग जा रहा है तो 240 में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 120 का मल्टीपल गुणज है 240, तो फिर 240 भी आपका आंसर हो सकता है। अब 6 से आप 180 में भाग देंगे तो 6 से जाएगा, 8 से भाग देंगे 8 दूनी 16, कितना बचेगा 2, इसमें नहीं जा रहा। तो यानी कि एक ऑप्शन ये हट गया और एक ऑप्शन ये हट गया, क्योंकि इसमें 6 से जा रहा, 8 से नहीं जा रहा भाग। ठीक है, तो यानी कि 2 ऑप्शन बच गए। अब आपने जब ऑप्शन से किया, मतलब अगर मैं भाग देकर देखा कि शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो जब आपने 120 में 6 से भाग दिया, 8 से दिया, 10 से पूरा पूरा भाग चला गया। आपने 240 में भी 6 से भाग दिया, 8 से भाग दिया और 10 से भाग दिया, पूरा पूरा भाग चला गया। पहली बात, आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 120 का मल्टीपल यानी कि गुणज है 240। अगर 120 में 6, 8 और 10 से भाग जाता है तो 240 में तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर 240 में जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, तो कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र हैं, तो बताइए 120 बड़ा है कि 240 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 120 छोटा है और 240 बड़ा है। तो न्यूनतम पूछा गया, तो फिर इस हिसाब से आप किस पर टिक कर देंगे, ऑप्शन ए पर। तरीका भी आपने सीख लिया किस तरीके से आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो भी आपके पास एक और विकल्प है ऑप्शन से करने का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या तरीका बताया था आपको दर ज्ञात करने के लिए, तो दर के लिए बेटा आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन, बटे में क्या, मूलधन, और इंटू क्या करना है आपको 100। केवल इतना सा काम करना है कि 1 वर्ष का ब्याज आपके पास होना चाहिए, मूलधन होना चाहिए, तो 1 वर्ष के ब्याज को मूलधन से भाग देकर गुणा 100 कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, दर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई बेटा। अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज की हम बात करें कैसे निकालेंगे, तो देखिए बेटा 1600 रुपए की धनराशि थी, 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए था, तो यानी कि धनराशि तो आपके पास है, मूलधन कितना है, अगर हम मूलधन की बात करें तो आप कहेंगे सर मूलधन तो हमें दिया है, कितना दिया, 1600 रुपए दिया। अब समय कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष और 3 महीने, तो पहले तो महीने को आप वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2 वर्ष प्लस 3 महीने को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको 12 से भाग देना पड़ेगा, ये साल में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9/4 वर्ष, यानी कि 9/4 वर्ष का ब्याज आपके पास है, कितना, 252 रुपए। तो आप 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ से 9/4 साल का ब्याज आपके पास कितना है, 252 रुपए है। तो 1 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, केवल यहाँ पर 1 बचाइए, तो 1 साल का ब्याज आएगा 252 इंटू 4 बटे में कितना, 9, तो आप कहेंगे सर 9 दूनी 18, 7 बचेगा 9 8 72, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 7 बचेगा 9 8 72, 28 चौको करना है। देखिए 8 चौक 32, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 मतलब 112। ठीक है, 4 दूनी 8 की 2, 8 चौक 32, 2 8 3, 4 दूनी 8 3 11, यानी कि 112 आ गया। 1 साल का ब्याज बताइए बेटा कितना आ गया, तो आप कहेंगे 112। अब 1 साल का ब्याज भी हमारे पास है, तो हम दर निकाल सकते हैं। हमारे पास 1 साल का ब्याज 112 है, मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे सर 1600 है, दर और इंटू क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 सत्ते कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 16 सत्ते 112 होता है, 7 छिंग 42 और 70 112 होता है, तो ये कितने बार कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 बार, तो 7% आ गई। ब्याज की दर कितनी निकल आई आपकी, 7% निकल कर आ गई।
किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको केवल इतना याद रखना है, कोई फॉर्मूले की आपको पीआरटी की जरूरत नहीं है, और ये जर्नल की चीज़ है, इसको भी आपको याद नहीं रखना है। भाई आप किसी को अगर पैसा उधार देते हैं तो उस पर क्या करते हैं, आप ब्याज लगाते हैं। तो 1 साल बाद आप ब्याज देते हैं ना, 100 रुपये आपने किसी से को दिए और आपने कहा भाई 1 साल बाद हम 110 रुपये लेंगे, तो आपने 1 साल में उससे कितना ब्याज लिया, 10 रुपये 100 पर लिया, तो कितना हुआ ब्याज की दर, 10%। अब 1 साल की क्यों बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सर हम थोड़े ना इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि 100 रुपये देकर 1 साल बाद 110 लेंगे। आप तो ब्याज लगाते हैं कैसा, मंथली रूप से। आप 100 रुपये देंगे तो 1 महीने बाद 110 लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के, यहाँ पर जो ब्याज की गणना होती है बेटा एक्चुअल में वो हमेशा ईयरली होती है, यानी कि वार्षिक रूप से होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि वार्षिक रूप पर गणना की जाती है यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 कितने समय में 1331 रुपये हो जाएगा। अब ये कौन सी ब्याज की दर है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। क्या बताया था इस क्वेश्चन को करने का तरीका, तो हमने बताया था कि अगर आपके पास दर दिए तो वहां से आप मिश्रधन का मूलधन से अनुपात बनाइए, और आपके पास मिश्रधन और मूलधन ऑलरेडी दिया है, तो आप देखिए कि ये वाला अनुपात कितने समय बाद कन्वर्ट हो जाएगा हमारे दर से जो अनुपात बनाएंगे उस अनुपात में, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से आपको ऐसे समझ में आएगी बात। मूलधन की अगर हम बात करें तो यहाँ मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे सर 1000 रुपये की राशि है। अब बोले कितने समय में, तो मिश्रधन कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे सर 1331 रुपये हो जाता है। दर कितनी है, अगर हम दर की बात करें तो आप कहेंगे सर 10% है। 10% को आप 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि 10 क्या होता है, मूलधन, और 1 क्या होता है, ब्याज होता है। 1 क्या होता है, ब्याज होता है। मतलब 1 साल में 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलता है या आपको देना पड़ता है। जो भी कंडीशन, अगर पैसा लिया है तो देना पड़ेगा, और अगर बैंक में जमा किया है तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर मिश्रधन का मूलधन से अनुपात क्या बनेगा, यानी कि अमाउंट टू प्रिंसिपल का रेशियो इस दर के माध्यम से क्या बनेगा, इस रेट के माध्यम से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 10 रुपये थे, 1 रुपये ब्याज लगा तो 11/10 हो जाएंगे, यानी कि 10 रुपये की राशि 1 साल में 11 हो जाएगी, 1 साल में। तो कितने साल में ये अनुपात आपको किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर देखिए अमाउंट टू प्रिंसिपल का रेशियो, यानी कि मिश्रधन का मूलधन से अनुपात 1331 कितना, 1000, यानी कि 1000 रुपये की राशि कितने समय में 1331 हो गई, हमें ये नहीं पता है, ये निकालना है। तो हमने बोला कि भाई टी समय में हो जाएगी। कितने समय में, टी समय में, यानी कि जो राशि 10 थी वो 11 हो गई 1 साल में, तो कितने समय बाद वो 1331/1000 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर टी समय बाद, इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर 11/10 की होल पावर कितनी, टी, बराबर में 1331 बटे में कितना, 1000, ठीक है। 1331, 11/10 की होल पावर टी, इसको आप लिख सकते हैं 11/10 की होल पावर 3। 1331 11 का घन होता है और 1000 10 का घन होता है, तो इसकी होल पावर 3 हो गई। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो आप कहेंगे सर टी की वैल्यू 3 ईयर्स आ गई। तो 3 साल आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 3 साल क्या हो गया, आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी। ऑप्शन डी क्या हो गया इस क्वेश्चन का, आपका आंसर हो गया, ठीक है। कंपैरिजन करके काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें दिक्कत जाती है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला और है, आप जानते हैं अमाउंट, इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n होता है, जहाँ n टाइम होता है। तो यहाँ पर आप अमाउंट की वैल्यू कितनी कर दीजिए, 1331, और ये p बटे में लाएंगे तो ये कितना हो गया, 1000। भाई प्रिंसिपल आपके पास है ना 1000, इसको बटे में ला दिए, ठीक है। और बराबर में कितना 1 प्लस दर कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10 बटे में कितना 100 की पावर कितनी n, 0 से 0 कैंसिल होगा, देखिए वही चीज़ बनेगी, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं इधर 11/10 की होल पावर कितनी 3, और ये हो जाएगा 10 और 1 11, 11/10 की होल पावर कितनी n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 साल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस फॉर्मूले से हम करने की बात कर रहे हैं वो। लेकिन देखिए छोटा क्वेश्चन है, आप चाहे इससे करें चाहे इससे, आपके लिए इजी रहेगा, किसी भी तरीके से करें। जब थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आते हैं ना, तब ये मेथड बहुत कामगार होती है, बहुत मदद करती है। तो आपको याद रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो ब्याज की दर है उसको रेशियो में,
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, और उसका जो हर होगा वो मूलधन और जो अंश होगा वो ब्याज होगा। मिश्र धन का मूलधन से अनुपात बना लीजिए, 1 साल का टी समय बाद वो इतना हो जाएगा, कंपेयर कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी जा सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।